हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCC 106 डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट्स इन जुंग्स एनालिटिकल साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कार्ल युंग के एनालिटिकल साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, जैसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आर्केटाइप्स, सेल्फ, पर्सोना और इंडिविजुएशन। साथ ही ये भी दिखाना है कि ये कॉन्सेप्ट्स फ्रॉइड के साइकोएनालिसिस से कैसे अलग है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कार्ल युंग एक स्विस साइकियाट्रिस्ट जिन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, जो साइकोएनालिसिस का एक अलग ब्रांच था। फ्रॉइड के फोकस के अलावा युंग ने इनर डेवलपमेंट, सिंबल्स और अनकॉन्शियस माइंड पे ज्यादा जोर दिया। उनका कहना था कि हर इंसान के अंदर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। उनके आइडियाज पर्सनल ग्रोथ और पर्सनालिटी थियरी में काफी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। मेन बॉडी। 1. कलेक्टिव अनकॉन्शियस। युंग का सबसे यूनिक आइडिया था कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये एक ऐसी अनकॉन्शियस लेयर है जो सभी लोगों में कॉमन होती है। इसमें ऐसे सिंबल्स और यादें होती हैं जो हमारे एंसेस्टर्स से आए होती है। युंग ने इन यूनिवर्सल इमेजेस को आर्केटाइप्स कहा, जो सपनों, कहानियों और रिलीजियस इमेजेस में दिखाई देते हैं। 2. आर्केटाइप्स। आर्केटाइप्स जैसे मदर, हीरो, शैडो और वाइज ओल्ड मन सब कल्चर्स में कॉमन है। जैसे मदर आर्केटाइप माँ की ममता और प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यह मदर मेरी, माँ दुर्गा या गाया के रूप में दिखाई देता है। यह आर्केटाइप्स हमारी सोच और बिहेवियर को सबकॉन्शियस लेवल पे इन्फ्लुएंस करते हैं। 3. सेल्फ, ईगो, पर्सोना और शैडो। सेल्फ पूरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है और हमारे इंटीग्रेशन का गोल है। ईगो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो आइडेंटिटी और लॉजिक हैंडल करता है। पर्सोना सोसाइटी में दिखाने के लिए हम जो मास्क पहनते हैं, यूज है पर्सोना कहते हैं। शैडो हमारे वो पार्ट्स जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे गुस्सा, जेलसी, ये सब शैडो में छुप जाते हैं। जन कहते हैं कि शैडो को समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी है अपने आप को पूरी तरह समझने के लिए। 4. इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन का मतलब है अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करना, जिससे एक बैलेंस्ड और होल पर्सनालिटी डेवलप होती है। इस प्रोसेस में शैडो का सामना करना, आर्केटाइप से कनेक्ट होना और ईगो को सेल्फ से मिलाना जरूरी होता है। जन के हिसाब से ये प्रोसेस मोस्टली मिड लाइफ में स्टार्ट होती है, जब इंसान सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ता है। 5. थेरेपी और कल्चर में जन का योगदान। युंग ने ड्रीम एनालिसिस, एक्टिव इमेजिनेशन और एम्प्लीफिकेशन जैसे टेक्निक्स यूज किए अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए। उनके थियरीज ने साइकोलॉजी के अलावा मैथोलॉजी, रिलीजन, आर्ट और लिटरेचर को भी इम्पैक्ट किया। MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जो आज पॉपुलर पर्सनालिटी टेस्ट है, वो जन के टाइपोलॉजी पर बेस्ड है। कंक्लूजन। कार्ल युंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी के थ्रू एक डीपर और मीनिंगफुल अप्रोच दिया ह्यूमन माइंड को समझने के लिए। उनके कॉन्सेप्ट्स जैसे आर्केटाइप्स, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और इंडिविजुएशन आज भी साइकोलॉजी और पर्सनल ग्रोथ में उस होते हैं। उन्होंने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का एक पावरफुल फ्रेमवर्क दिया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Elucidate Watson's views on instincts and emotions. Discuss the major criticisms against Watsonian behaviorism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें वाटसन के इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस के व्यूज को एक्सप्लेन करना है। साथ ही हमें उनकी बिहेवियरिस्ट थियरी पर की गई मेजर क्रिटिसिज्म्स के बारे में भी बताना है, स्पेशली उनका मेंटल प्रोसेसेस को रिजेक्ट करना। आंसर। इंट्रोडक्शन। जॉन बी वॉटसन, जो बिहेवियरिज्म के फाउंडर थे, उनका मानना था कि साइकोलॉजी को सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस के ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट किया और एनवायरनमेंट और लर्निंग को प्राइमरी फैक्टर माना। इस आंसर में हम वाटसन के व्यूज और उनकी थियरी पर की गई मेजर क्रिटिसिज्म्स को समझेंगे। मेन बॉडी। ए. वॉटसन के इंस्टिंक्ट्स पर विचार।
वॉटसन का कहना था कि इंस्टिंक्ट्स कोई इनबॉर्न या बायोलॉजिकल ड्राइव्स नहीं होते। उनके अकॉर्डिंग जो बिहेवियर्स हम इंस्टिंक्ट समझते हैं वो एक्चुअली एनवायरनमेंट के थ्रू सीखे जाते हैं। बचपन में कुछ है रिस्पॉन्सेज नेचुरल होते हैं, बाकी सब कंडीशनिंग के थ्रू डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बच्चा रो रहा है, यह इंस्टिंक्ट नहीं है। वाटसन कहता है कि किस सिचुएशन में रोना है, यह एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। बी, वाटसन के इमोशंस पर विचार। वॉटसन कहता था कि इमोशंस इंटरनल फीलिंग्स नहीं बल्कि बॉडीली रिएक्शंस है। उन्होंने इन्फेंट्स के सिर्फ 3 इमोशंस बताए, फेयर, रेज और लव। फेयर लाउड साउंड या सपोर्ट के सडन लॉस से होता है। रेज जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए। लव जेंटल टच या स्ट्रोकिंग से डेवलप होता है। बाकी इमोशंस इन्हीं का एक्सटेंशन है जो सीखे जाते हैं। फेमस एक्सपेरिमेंट, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में वाटसन ने एक बच्चे को व्हाइट रथ से डरना सिखाया बाय पेयरिंग इट विथ लाउड साउंड। इससे फेयर कंडीशनिंग दिखाई गई। सी, कंडीशनिंग का रोल। वॉटसन का मानना था कि सारे बिहेवियर्स क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू सीखे जा सकते हैं। उन्होंने पावलोव के स्टिम्युलस रिस्पॉन्स प्रिंसिपल को ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई किया। उनका कहना था कि एनवायरनमेंट ही पूरी पर्सनैलिटी को शेप करता है। डी, वॉटसनियन बिहेवियरिज्म पर आलोचना। बिहेवियर का ओवर सिंप्लीफिकेशन। क्रिटिक्स का कहना था कि वाटसन ने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया। लव, क्रिएटिविटी, मोरालिटी जैसे एस्पेक्ट्स कंडीशनिंग से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। मेंटल प्रोसेसेस को इग्नोर करना। वॉटसन ने थॉट्स, फीलिंग्स जैसे इंटरनल प्रोसेसेस को टोटली रिजेक्ट किया। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने बताया कि ये इंटरनल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। एथिकल कंसर्न्स। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट अनएथिकल था। बच्चे को इंटेंशनली डराया गया और कोई रिकवरी स्टेप्स नहीं लिए गए। बायोलॉजी और जेनेटिक्स का रोल इग्नोर करना। वॉटसन ने हेरेडिटी और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को इग्नोर किया। आज की साइकोलॉजी दोनों एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स को इक्वली इंपॉर्टेंट मानता है। कंक्लूजन, वॉटसन के व्यूज ने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक डायरेक्शन दी और बिहेवियरिज्म को एस्टेब्लिश किया। लेकिन उनका इंटरनल मेंटल स्टेट्स को रिजेक्ट करना और अनएथिकल मेथड्स यूज करना उनकी थियरी की मेजर लिमिटेशंस है। आज उनकी थियरीज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी इनमें कॉग्निशन और बायोलॉजी का बैलेंस लाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Describe the basic principles of Gestalt psychology. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे Gestalt psychology के बेसिक प्रिंसिपल्स बताने को कहा गया है। आपको ये समझाना है कि Gestalt थियरी क्या है, इसके मेन साइकोलॉजिस्ट्स कौन थे, और कौन से प्रिंसिपल्स जैसे सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, फिगर ग्राउंड परसेप्शन कैसे काम करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक साइकोलॉजिकल स्कूल है जो 12वीं सेंचुरी के शुरू में जर्मनी में डेवलप हुई थी। इसका मेन फोकस ये था कि हम चीजों को अलग अलग पार्ट्स में नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैटर्न या इमेज के रूप में देखते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब होता है फॉर्म या शेप। मैक्स वर्थहाइमर, वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कॉफकर इस फील्ड के मेन थिंकर्स थे। अब हम गेस्टाल्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का ओरिजिन और बैकग्राउंड। स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म के लिमिटेशंस के रिस्पॉन्स में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आई थी। मैक्स वर्थहाइमर ने 5 फिनोमेनन के थ्रू बताया कि हम मोशन को कैसे परसीव करते हैं। गेस्टाल्टिस्ट्स का कहना था कि परसेप्शन को समझने के लिए हमें पूरे इमेज को देखना चाहिए, पार्ट्स से काम नहीं चलेगा। 2. लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, सिंप्लिसिटी का नियम। हमेशा हम कॉम्प्लेक्स इमेजेस को सिंपल तरीके से परसीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे ओलंपिक लोगों में हम बस 5 गोल सर्कल देखते हैं, ना कि ओवरलैपिंग शेप्स। दिमाग क्लैरिटी और बैलेंस को प्रेफर करता है। 3. परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के मेजर लॉज। ए. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। जो एलिमेंट्स एक जैसे दिखते हैं उन्हें हम ग्रुप में देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर ब्लू और रेड डॉट्स मिक्स है तो सारे ब्लू डॉट्स एक ग्रुप लगे जी। बी. लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो चीजें एक दूसरे के पास होती है उन्हें हम एक ग्रुप मान लेते हैं, जैसे वर्ड्स में लेटर्स का स्पेसिंग। सी. लॉ ऑफ क्लोजर। हम अधूरे फिगर्स को कंप्लीट समझने की टेंडेंसी रखते हैं। एग्जाम्पल, टूटा हुआ सर्कल भी कंप्लीट सर्कल लगता है। डी. लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। दिमाग कंटिन्यूअस पैटर्न्स को ज्यादा प्रेफर करता है। क्रॉस करते लाइंस भी एक फ्लो के साथ दिखती है। ए.
फिगर ग्राउंड प्रिंसिपल, हम हर सीन में एक मैं फिगर और एक बैकग्राउंड आइडेंटिफाई करते हैं। रूबन्स वाज, जहां एक बार वाज दिखता है और एक बार डू फेसेस। 4. गस्टाल्ट के एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस। एजुकेशन, स्टडी मटेरियल को इजी और ऑर्गेनाइज्ड बनाने में हेल्प करता है। डिजाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट और लोगोस में ग्रुपिंग और सिंप्लिसिटी का उस होता है। थेरेपी, गस्टाल्ट थेरेपी में प्रेजेंट मोमेंट और अवेयरनेस पे फोकस होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी इसका इन्फ्लुएंस परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखा गया। कंक्लूजन, गस्टाल्ट साइकोलॉजी ने परसेप्शन को समझने का एक नया नजरिया दिया, जहां हम पार्ट्स नहीं, पूरा पैटर्न देखते हैं। इसके प्रिंसिपल्स जैसे सिमिलैरिटी, क्लोजर और फिगर ग्राउंड आज भी डिजाइन, एजुकेशन और थेरेपी में उस होते हैं। ये थियरी परसेप्शन के नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन को समझती है, इसलिए साइकोलॉजी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई, इसके ओरिजिन्स, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट्स, थियरीज और उस समय की साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। साथ ही ये भी बताना है कि ये अप्रोच पहले के बिहेवियरिज्म से कैसे अलग थी। आंसर। इंट्रोडक्शन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो माइंड के प्रोसेसेस जैसे परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज और थिंकिंग को समझने की कोशिश करती है। 20वीं सेंचुरी के बीच में ये अप्रोच बिहेवियरिज्म के लिमिटेशंस के रिएक्शन में आए। इस आंसर में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डेवलपमेंट के स्टेजेस, की थिंकर्स जैसे नोम चॉम्स्की और उल्रिक नाइसर और कंप्यूटर साइंस के इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. बिहेवियरिज्म की लिमिटेशंस और नई अप्रोच की जरूरत। अर्ली 20वीं सेंचुरी में साइकोलॉजी पर बिहेवियरिज्म का राज था, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी किया जाता था। लेकिन ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्स चीजें जैसे लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था सिर्फ बिहेवियर के बेसिस पर। बीएफ स्किनर ने लैंग्वेज को बिहेवियर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन नोम चॉम्स्की ने उसका स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया। उसने बोला कि लैंग्वेज के क्रिएटिव यूज को बिहेवियरिज्म से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 2. टेक्नोलॉजी का असर और कंप्यूटर मेटाफोर का रोल। 1950 और 60 में कंप्यूटर साइंस में नए डिस्कवरीज साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने लगे। साइकोलॉजिस्ट्स ने माइंड को एक कंप्यूटर की तरह सोचना शुरू किया, जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। इसने एक नए मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, को जन्म दिया, जिसमें माइंड को सिस्टमैटिकली स्टडी करना शुरू किया गया। 3. कॉग्निटिव साइकोलॉजी के की थिंकर्स। नोम चॉम्स्की, 1959। उसने स्किनर के लैंग्वेज मॉडल को क्रिटिसाइज किया और बोला कि लैंग्वेज एक इनेट एबिलिटी है। जॉर्ज मिलर, उसने शॉर्ट टर्म मेमोरी पे काम किया और अपना फेमस पेपर द मैजिकल नंबर 7 लिखा। उल्रिक नाइसर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का फादर माना जाता है। उसने 1967 में कॉग्निटिव साइकोलॉजी नाम का बुक लिखा, जिससे ये फील्ड डिफाइन हुई। हर्बर्ट साइमन एंड एलन न्यूएल, इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाकर ह्यूमन थिंकिंग को मॉडल किया, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साइंटिफिक नेचर को सपोर्ट करता है। 4. कॉग्निटिव साइकोलॉजी का राइज और इम्पोर्टेंस। कॉग्निटिव अप्रोच ने अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टॉपिक्स पे फोकस किया। ब्रेन इमेजिंग टूल्स जैसे पीईटी और एमआरआई ने कॉग्निटिव प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करना पॉसिबल बनाया। इस अप्रोच के प्रैक्टिकल यूसेस एजुकेशन, थेरेपी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी दिखने लगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने बाद में कॉग्निटिव साइंस को जन्म दिया, जो साइकोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स और न्यूरोसाइंस को भी इंक्लूड करता है। कंक्लूजन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने साइकोलॉजी में एक नया दौर शुरू किया, जिसमें माइंड और थिंकिंग प्रोसेसेस को साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया गया। बिहेवियरिज्म के लिमिट्स को क्रॉस करके यह अप्रोच ह्यूमन थॉट को समझने में काफी मददगार बनी। आज भी ये साइकोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में से एक है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।